बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको मैं वेलकम करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कि चेयरमैन हैं कश्मीर नेशनल पार्टी के, तशरीफ ला चुके हैं और बड़ी वजाहत से बातचीत करते हैं। आपको उनकी राय से और मेरी राय से इख्तलाफ करने का पूरा हक है, लेकिन हमें भी अपनी ओपिनियन का इज़हार करने का हक होना चाहिए। कम से कम आप ये तो मेहरबानी कर सकते हैं कि हमें भी हक दें। तो जनाब अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू जनाब नवाजिश। अच्छा पता नहीं आवाज मेरी आ रही है कि नहीं, मेरा फोटो नहीं आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। जनाब, आपका फोटो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, जो वो ऊपर टांग दिया है आपने, तो चलो देखिए, ठीक है, एक मिनट चलेगा। एक मिनट सुने सुने सुने। जब मैं बात करूंगा तो मेरा फोटो आगे आ जाएगा, जब आप बात करेंगे तो आपका आ जाएगा। ये ठीक है जी। सिर्फ ठीक है। आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। जनाब, मैं आपसे कुछ चंद यानी बड़ी बेतकल्लुफ़ी से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी। आपके बड़े भाई ने, हम्म। वैसे आपको याद होगा कि आपने एक बार कहा था कॉन्फ्रेंस में, लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ज़ाती के लिए ऐसे हो गया, फलां तहरीक चली, फलां मुल्क ने ज़ाती की, वगैरह वगैरह। तो उसमें फिर आखिर में आपने कहा जी हाँ, यस, वो तो सब कुछ ठीक है, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट बिकॉज वी हैव अ बिग ब्रदर। याद है? वो डॉक्टर साहब होता है ना, बाज का मुंह से निकल जाता है ना। हाँ, बस निकल जाता है। तो मैंने उसके बाद जो किताब लिखी थी उसका टाइटल ही मैंने ये रख दिया था। तो जो आपका, हम लोगों को असल में शिकवा था ना जनाब कि दुनिया की इतनी कौमें आजाद हो चुकी हैं, हम आजाद क्यों नहीं हो रहे। जी जी जी। उसे मेरे मुंह से निकला, चूंकि उनके बड़े भाई नहीं है, हमारा बड़े भाई मौजूद है, तो क्या हो सकता है फिर। अच्छा हाँ, तो ज़रा बड़े भाई का एहतराम भी करना चाहिए हमें, लेकिन हाँ। बड़ा भाई है जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। अभी देखें, कुछ लोग अभी भी बड़े भाई को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कहते हैं जी कोई बात नहीं है, उनके जो मसाइल हैं, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं। और बड़े भाई के जो इस वक्त सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, अ, या कम से कम सुना है कि प्राइम मिनिस्टर तो का रोल तो कोई और कर रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर ये बैठे हुए हैं। तो इन्होंने जाकर गिलगित में ऐलान कर दिया कि वो गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का एक सूबा बना रहे हैं। क्या पाकिस्तान को ये हक हासिल है कानून की नज़र में या अखलाकी तौर पर भी? डॉक्टर साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जनाब तो नवाजिश, शुक्रिया। मेरे ख्याल में बजाय तकल्फाना बात करने को, चूंकि हम अक्सर प्रोग्राम बड़ी इजी होकर करते हैं, बड़ी इजी गुफ्तगू के साथ, तो मेरे ख्याल में मैं शुरू करता हूँ पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 257 से। अच्छा। मेरे ख्याल में लोगों को समझाने में शायद आसानी रहेगी, और फिर वक्त की बचत भी हो जाएगी, बजाय इधर उधर हम घूम फिर के फिरें। हम्म, उसका आर्टिकल क्या कहता है? 257, व्हेन द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम्म, decide to accede with to Pakistan, the relationship between Pakistan and state of Jammu Kashmir shall be determined हम्म, in accordance with the wishes of the people of the state of Jammu and Kashmir. हम्म। अब इसमें स्टार्ट ये अजीब सा है, यानी ये कहते हैं कि जब कश्मीरी ये डिसाइड कर लेंगे कि इलाके पाकिस्तान करना है, नहीं, जब आज़ाद हो जाएंगे उसके उसके बाद बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो मामलात हैं उन पर गौर फिक्र किया जाएगा, तो पूछा जाएगा या किया जाएगा। अब इसका पहला लफ्ज ही मेरे लिए काबिल एतराज है, हम्म, यानी वैन। यानी उन्होंने अपने दिमाग में अज्यूम कर लिया, जिसने भी आर्टिकल लिखा या जिसने इस आर्टिकल पास किया, कि भाई इन्होंने जाना कहीं और नहीं है। हालांकि ये जो चीजें हैं ये तो यूनाइटेड नेशन में जाएंगी। यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक शुरू में तो हमें 3 चॉइसेस तो हमारे पास मौजूद थी, एक को निकाल दिएगा, फिर भी हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने या पाकिस्तान का। ये किस तरह जूम कर लिया जाता है कि व्हेन, हालांकि यहाँ मेरे ख्याल में, मैं कोई अंग्रेजी दान तो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ लफ्ज होना चाहिए तो इफ, अगर, अगर पाकिस्तान के साथ अलाक होता है तो। पहली सबसे बड़ी बीमारी तो असल में यहाँ पैदा हो जाती है, इसी में ही। चलो उसको भी छोड़ो, अब आते हैं जो अब बना। यानी इसका मतलब है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, हम उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी बंदा, हुआ वो प्राइम मिनिस्टर साहब हूँ, इलेक्टेड हूँ या सिलेक्टेड हूँ, आर्मी चीफ हूँ, अपोजिशन लीडर हूँ, यानी पाकिस्तान का कोई जी शहूर लीडर जिसका थोड़ा सा भी सर हो और वो इन चीजों के बारे में जानता हो, तो वो कम अज कम
कहीं भी जाके ये ऐलान नहीं कर सकता कि मैंने सूबा बना दिया है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई आईनी हक था, ना कोई कानूनी जवाज था, और ना कोई इखलाकी कदरों का जवाज था कि जिसके बिना पर उन्होंने जाके ऑर्डर कर दिया। यानी इसको अगर सूबा बनना है तब भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने फैसला करना है, सूबा नहीं बनना है तब भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने फैसला करना, मैंने फैसला करना है, ना इमरान खान साहब से किसी ने पूछना है, ना किसी और से किसी ने पूछना है। ये एक तो एक हकीकत है, इसको कोई तस्लीम करे या ना करे, हकीकत कम अज कम बदल नहीं जा सकती। यानी किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में कोई भी तब्दीली होगी वहां के लोगों की मर्जी और मंशा के मुताबिक होगी, नहीं तो कोई तब्दीली नहीं होगी। एक बात, पहली बात तो यहाँ पर यह नहीं कि जो फैसला होगा वो पूरी रियासत का होगा, ना कि एक एक रीजन का अलग-अलग होगा। व्यू तो है ना, लेकिन मैं उनको बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देता हूँ कि चलो अगर ऐसे भी करना है तो कम से कम उनको तो पूछा जाएगा ना, उनको भी एक तरफ रखते हैं डॉक्टर साहब। दूसरी बात जो सामने आती है, इमरान खान किस हैसियत में वहां गए? सबसे पहली बार उनका वहां जाना भी गैर कानूनी था, उनके वजीरों मशहूरों का वहां पर जाना गैर कानूनी था कि जब एक बार इलेक्शन की डेट फिक्स हो जाए, ये कानून का हिस्सा है वहां का, गिलगित बल्तिस्तान में जो है एक बार फिक्स हो जाए तो पाकिस्तान का कोई भी सरकारी बंदा, कोई वजीर, कोई मशीर, कोई प्राइम मिनिस्टर वहां जाके कंपेन नहीं कर सकता। लेकिन ये बादशाह लोग हैं, अंडे दें या बच्चे दें, पूछने वाला तो कोई नहीं है ना, वो वहां जाके ऐलान कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, जहां तक मेरी अपनी सोच, हो सकता मैं गलत हूं, कि ये जो बिल होगा अगर इसको सूबा बनाना भी पड़ा तो कम अज कम पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है उसकी 2/3 अक्सरियत की जरूरत है इन्हें, इनके पास तो सिंपल मेजोरिटी नहीं बन रही है अपनी। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करनी पड़ेंगे ना, बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए 2/3 अक्सरियत की जरूरत पड़ती है ना, मैं इसलिए अर्ज करता। उसको भी छोड़ो, वो अल्लाह के बंदों ने कम अज कम वहां नेशनल असेंबली से पूछा तक नहीं किसी से कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, इसका ऐलान करो। वहां आया, दिमाग में कोई चीज आई तो बस इस खुशी में कि मैं बगैर पर्ची के तकरीरें करता हूँ, वो बगैर पर्ची के उन्होंने ये अंडा दे दिया वहां जाके। यानी हर काम इसके जो मुतलका है सुबह बनाने के या सुबह नमा बनाने के या कुछ करने के, आप कहना थे कि इमरान खान अंडा भी देते थे। सर बादशाह लोग हैं। बादशाह का क्या होता है, शेर जंगल का बादशाह होता है, वो पाकिस्तान के बादशाह हैं इस वक्त, अंडा दें बच्चा दे, उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कम अज कम इतना तो पूछना चाहिए था ना किसी से, भाई हर बात में कानूनी गलतियां कर रहे हैं, इखलाकी गलतियां कर रहे हैं, आप आईनी गलतियां कर रहे हैं, तो कम अज कम ये चीजें छोटी मोटी होती हैं। उनके मशीर इतने थे, क्लासिकल मशीर हैं, बड़े यूरोप से गए हुए सारे मशीर हैं, क्या उनको समझाता नहीं है कि भाई ये बातें नहीं करने वाली थी होती, अच्छा बस चीजें ऐसी होती हैं जो कानून के दायरे में रह कर की जाती हैं। खैर, इसलिए जी सियासत ये हो गया ना कि ये पाकिस्तान जो कुछ उन्होंने किया, ये पाकिस्तान की भी आइन है उसके खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल। हर जिन मुल्क होता है ना, उसके जो आर्टिकल नंबर 1 है, स्पेशली पाकिस्तान का आइन नंबर आर्टिकल 1 है, उसमें ये डिफाइन किया जाता है कि कौन कौन सी टेरिटरी पर ये आइन लागू होगा। जी उसमें किसी जगह गिलगित बल्तिस्तानी लिखा हुआ, किसी जगह सो कॉल्ड आजाद कश्मीरी लिखा हुआ, ठीक है। जी तो दूसरे लफ्ज़ों में आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड आर्टिकल 257 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की क्लियर खिलाफ वर्जी की है। किसने की है? जिस आदमी को बिठाया गया है या सिलेक्ट किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम, हिफाजत के लिए। ठीक है, आइन के हिफाजत के लिए, ठीक है। तो ये क्लियर खिलाफ वर्जी होगी। दूसरी बात जी यह है कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन की भी ये खिलाफ वर्जी है, ठीक है। जी अब देखिए, बहुत से लोगों को पता है कि पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है 56 में पास होता है, तो दूसरा जो है ना जा रहे कि मार्शल लॉ ले गया है, उसके बाद उन्होंने दूसरा कानून पास किया, यानी आइन पास किया 62 में, ठीक है जी। अब मसला ये बनता है कि इन दोनों आइन्स में किसी भी जगह ये नहीं है कि चित्राल जो है रियासत थी वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी। चित्राल जो थी ये एक लिहाज से ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा थी, यानी सब्सिडरी थी, ठीक है। इसको पहली बार जो है पाकिस्तान के आइन में शामिल किया गया 1973 में। तो पाकिस्तान जब से पैदा हुआ, इन्होंने जो कब्जे करने के जो है ना कब्जा ग्रुप जो है वो शुरू से रहा है। बलूचिस्तान की अलग कहानी है, और कितनी रियासतें उनकी कहानी है, उन पर हम नहीं जाना चाहेंगे। वो जिस अपने आप को लिमिट करना चाहते हैं टू जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, चित्राल जो है अज़म हो गया। कुछ लोग कहते हैं जी हम चित्राल को भी आज़ाद कराएंगे, ठीक है, जो नाराबाजी होती है। और चित्राल तो आज़ाद कराना दूर की बात है, गिलगित बल्तिस्तान भी गया। मुझे यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं नजर आ रहा, जो आपने भी सुना होगा, वो कहते थे जी बच्चा बच्चा कट मरेगा, गिलगित बल्तिस्तान सूबा नहीं बनेगा।
जब से ये हुआ है, वो जब वो कहते थे वो पता ये नहीं कहते थे बच्चा बच्चा कट मरेगा, उनके ज़हन में होता था भाई मेरा नहीं, ये जो बेवकूफ अवाम खड़ी है ये मरेगी। और जैसे ना मौलवी साहब होते हैं, वो कहते हैं कि पैसे दो मस्जिद बनवाने के लिए और जन्नत में घर बनाओ। बोले जब चंदा करने वो लेके आते हैं तो वो मौलवी साहब के पीठ के पीछे से गुजरो, उसको मियाँ साहब का जो मुंह है ना वो उधर काबा की तरफ होता है, वो मुड़ के 10 रुपए नहीं डालते कि मैं भी एक घर बना लूं अपने लिए। वही हिसाब यहाँ पर होता है असल में। नारेबाजी तो होती है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीज हम लोग नहीं कर सके। तो फिर देखिए ये अफसोस की बात है ना कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कभी मज़हब के नाम पर, कभी भाईचारे के नाम पर, कभी हिंदू मुस्लिम का या ना तज़ाद या उसका अपने जो नफ्स ने फैला कर। तो इस तरह तो बात नहीं बनेगी ना भाई। हम बार-बार ये कहते हैं कि हमारी दुश्मनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ नहीं है, ठीक? अब लोग स्टेट को भी गलत मतलब ले लेते हैं। अगर हम इमरान खान की मुखालफत करें तो ये कहते हैं ये स्टेट की खिलाफ वर्जी हो गई है। अगर जज के किसी गलत फैसले पर बात करें तो वो भी आप कहते हैं जी तौहीन अदालत हो गई है। जरनैल साहब के बारे में या किसी एजेंसी के बारे में बात करें कहते हैं ये तौहीन आर्मी हो गई है। अब जाएं तो कहाँ जाएं हम लोग? सर हमें जाना चाहिए, मैं जो मेरी अपनी सोच है इसके मुतल्लिक अगर एक आध मिनट मुझे दें तो मैं जरूर आज को, मुझे ना तो पाकिस्तान के स्टेट से दुश्मनी है, ना इमरान खान से दुश्मनी है, ना पाकिस्तान आर्मी से मेरी अगर कोई दुश्मनी है तो आपने इस आज़ाद कश्मीर जो है ना सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, इनके लीडरों से दुश्मनी है। ये सिर्फ एक टूटी फूटी कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी जमीर तक बेच डाले हुए हैं। अब ये अब के वाकयात देखें, बाबा जान को कैद हुआ, क्या किया, सिवाय हफ्ता 2 हफ्ते 4 हफ्ते हम लोगों ने नारेबाजी की, हड़तालें की, उसके बाद खामोश हो गए। 10 साल 11 साल गुजर के कुछ भी नहीं हुआ। तनवीर का क्या हुआ जिसने झंडा वो उतारा था? एंड पर इस बात पर आ गए हम कि उसको जमानत होने, वो क्या उसने जमानत लेने के लिए झंडा उतारा था? उसका मकसद क्या था ये सारा करने का? और कोई मकसद हुआ होगा ना। हम जाके एंड आ जाते हैं भाई जमानत उसको दे दो, वो भी नहीं हुई। अब तनवीर का नाम सुना है कभी? कोई नाम ही नहीं। 4 हफ्ते पहले तो बड़ा शोर शराबा था उधर, जो आपने सवाल किया ना बच्चा बच्चा काट मरेगा, वो भी शोर शराबा था। आपको नहीं बच्चा काट रहा है किसी का भी। इसी तरह जो कुछ भी हुआ इस वक्त, हम आर्जी बुनियादों पर जज्बाती लोग हैं, जज्बात में आके नारेबाजी करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, कभी अलायंस बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो सारा मसला गट बट करके खत्म कर देते हैं एंड ऑफ द डे। बट साहब यहाँ पर मसला ये आ जाता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं मेंटल स्लेव कहता हूँ या फुट सोल्जर कहता हूँ, तो लोगों को किसी वक्त नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। लेकिन देखिए ना, इनको यहाँ पर जो मर्जी हो जाए, जितना जुल्म नाइंसाफी हो जाए, और आप इनका जिक्र किया जो मुर्तजा था, अली मुर्तजा या क्या नाम था आपके कोटली वाला, उसको जी तो जी सामने सामने चीरा फाड़ा गया था। और बिल्कुल जब उसकी बॉडी आप उसको मौजूद थे कोटली में आप। सर, उसको मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं और मिर्जा आसम साहब इसके चश्मदीद गवाह हैं। और उन्होंने जब बॉडी दी थी कॉफिन में बंद करके, तो इस शर्त के साथ कि आप इसका जो उसको गुस्ल नहीं देंगे, यही बात जी है। हाँ जब बिल्कुल। लड़की ने जबरदस्ती उसको खोला तो पता लगा था भी कितने कितने जख्म थे। सर जबरदस्ती कौन खोलने देता? वहाँ पीर साहब मौजूद थे, पीर साहब ने कहा भाई सर जब तक हम गुस्ल नहीं देंगे हम जनाजा नहीं पढ़ाते इनका, आप गुस्ल दें। उस बिना पर उस वक्त गुस्ल दिया गया था, तब जाकर मालूम हुआ कि असल में उस बेचारे के साथ हुआ क्या था। अभी उसके बॉडी को इस तरह चीरा गया था जैसे बहुत बेदर्दी के साथ, जिस तरह बकरा जबा करने के बाद चीरा जाता है, वो उसको इंडिया बिल्कुल ने मारा था। हमारे में जिनको फुट सोल्जर कहता हूँ उनकी एक बात होती है, देखें श्रीनगर में ये हो गया, बारामूला में ये हो गया। भाई श्रीनगर में जो कुछ हो रहा है, बारामूला में हो रहा है, वहां के लोग एहतजाज कर रहे हैं। हमें मसला यह है कि जो मीरपुर कोटली में हो रहा है या गिलगित में हो रहा है उसके बारे में बात नहीं करने देते। ये फुट सोल्जर किसकी खिदमत कर रहे हैं? ये कश्मीर की खिदमत कर रहे हैं या कश्मीरियों के लिए गुलामी का बायस बन रहे हैं ये लोग? सर, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं उनके साथ, मुझे पाकिस्तान वालों के साथ हिंदुस्तान वालों से दुश्मनी कोई नहीं है। मुझे दुश्मनी ना अपने लोगों से, अपने लीडरों से है, जो इस सारे किस्से को लेकर ना एक ही जगह होकर बैठे हुए हैं कि बस नहीं, पाकिस्तान का नाम नहीं लेना है हिंदुस्तान के मामले में। यानी कसूरवार पाकिस्तान, तनवीर को पाकिस्तान ने पकड़ा, लोग कहते हैं यार हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरा जाके करो। और यार जो अगर उसने हिंदुस्तान पकड़ता तो हम उनके खिलाफ मुजाहरा करते। लेकिन इनको तो अब सुबह बना रहा है पाकिस्तान उसको, तो हम नहीं कहते हैं आप जाके मोदी के खिलाफ नारेबाजी करो। भाई इसमें मोदी, हाँ मोदी का कसूर जरूर है, तो इसमें वैसे इस एक पॉइंट पर मुझे कसूर मोदी साहब का जरूर नजर आ रहा है कि अगर वो 370 खत्म ना करते और उसको जम ना करते तो शायद ये भी जरूरत ना करते। इन जगह वो सारा लोग अलाका खा गए, किसी ने पूछा नहीं, ये माले मुंह दिले बेर हैं, मैं चलो हम भी खा जाते हैं, हमें कौन पूछेगा। लेकिन आपने तो प्राइवेटली कितनी बार कहा है कि दोनों तरफ से वो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मिली हुई है।
वो ये दोनों की आपस में तय हुआ था? सर वैसे अगर आप वाकयात का देखें ना, पिछले साल 1.5 साल से जो वाकयात का तसलसल आ रहा है, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा, एक दिन बयान दिया, पहले आधा घंटा बैठे, कहें यार आधा घंटा बैठा करेंगे कश्मीरी की हमदर्दी में, कुछ नहीं हुआ, 370 हुआ, जाके एक तकरीर की, कुछ नहीं हुआ। यानी वन बाय वन ये चीजें साइमल्टेनियस हो रही हैं, जो चीजें उससे अंदाजा किया जाए, कोई भी सियासी वर्कर है उससे अंदाजा ही किया जा सकता है। अंदाजा यही होता है कि दोनों कहीं ना कहीं उन्होंने एग्रीमेंट किया है, चलो यार इनको आप जूते मारो, तो एक बार जान छुड़ाओ उन लोगों से, तो वो जूते में पड़ रहे हैं और तकरीबन तकरीबन जान छूटती जा रही है। हिंदुस्तान को जो चाहिए था वो तो उसने ले लिया, अब पाकिस्तान को जो चाहिए था, एक का ऐलान तो हो गया, उसका तो मसला खत्म हो जाएगा, बाकी रह जाता है आजाद कश्मीर वाले। तो मैं उनके शायद वहां ज्यादा शोर पड़े, क्योंकि वहां डायरेक्ट अताब में आते हैं ना हमारे लीडरशिप, यानी बेनिफिशियरी जो है वहां पे, तो शायद वहां थोड़ा शोर शराबा हो तो वो भी खत्म हो जाएगा, बाकी रह क्या गया है। अच्छा, उन्होंने अपना बांट लिया, इधर आप उधर हम, बस मसला हल हो गया सारा। मैंने ये पिछले वीडियो में आपका एक जिक्र किया था, और जब आपकी मेरे साथ बात हुई थी इस बारे में, तो आपने मुझे ये कहा था, ये भी ठीक है जो मोदी साहब ने किया वो प्रोसीजर की गलती जरूर है, लेकिन एक बात यह है कि जम्मू कश्मीर जो है उनके आइन का हिस्सा है। आपने ये भी कहा था कि उन्होंने तब्दीली किया अपने आइन के आर्टिकल 370 की और 35A की, तो उनके पास एक्सेशन भी थी, ठीक है, उसमें हम कुछ लोग कहते हैं एक्सेशन जो है आर्जी थी, कुछ कहते हैं पक्की हो गई थी, उस पर बहस नहीं हम करते, लेकिन बात यह है कि उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आयन के मुताबिक किया। पाकिस्तान के पास तो किसी तरीके से ना मॉरल अथॉरिटी थी ना आयन का कोई उनका हिस्सा था, यही बात है सर ना? वहां जो मैंने कहा था, बाद में आज भी उस पर डटा हुआ हूँ, कि हिंदुस्तान ने जो कदम उठाया उसने कम से कम शर्म और हया को बरकरार रखा, यानी 370 खत्म करने के बाद किया, 370 से पहले नहीं किया। यहाँ पाकिस्तान का जो हुआ है ना, इन्होंने वो शर्म हया का पर्दा नहीं उठाया, बल्कि इन्होंने ये किया कि इनका अपना आर्टिकल चीख चीख के कह रहा है, इनका अपना मंशूर जो है आइनो चीख चीख के कह रहा है कि आप यहाँ हिस्सा बखरे नहीं कर सकते, आप सूबे नहीं बना सकते, इसमें कोई तब्दीली ला नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद अगर ये भी वो एग्जैक्टली वही काम करते ना, पहले ये 257 जो आर्टिकल इसको अमेंडमेंट कर लेते और उसके बाद करते, तो फिर दोनों का एक जैसा हो जाता। मैं पाकिस्तान का इसलिए वर्ष कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने वो आइन वहीं रहने दिया, इसके बावजूद अपने आइन की दर्जियां खुद उतार दें, वो हमने नहीं उतारी, इन्होंने खुद उतारी है। इसलिए इनका जो अमल है वो मेरे नजदीक ज्यादा कभी है बजाय उनके अमल से। अच्छा देखिए, इसमें एक थोड़ी सी बात और आती है, ये कहते हैं कि हमने इसलिए किया है कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एम्पावर किया जाए, वहाँ पर तरक्की की जाए। जो बलूचिस्तान है वो इंडिया का हिस्सा तो नहीं, वो पाकिस्तान का हिस्सा ना, तो वहां पर एम्पावरमेंट क्यों नहीं हुई, वहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई? तो क्या ये कोई हमें बेखुद नहीं बनाया जा रहा? डेवलपमेंट करने के लिए आइन में तब्दीली जरूरत नहीं है? वैसे आपने इसकी आप खुद ही सवाल किया, उसका खासी हद तक जवाब भी दे दिया। और मेरे ख्याल में एक और चीज में तरफ आता हूँ कि यही काम हिंदुस्तान की हुकूमत ने किया। कभी ये 370 खत्म करके उनको डायरेक्ट टेरिटरी का हिस्सा बना के, जो यूनियन ऑफ इंडियन यूनियन है उसका हिस्सा बना के, वो इसलिए बनाया गया है, जिनको उनका जवाब था जो मोदी साहब फरमा रहे थे, इसलिए कि बाकी रियासतों के तरक्की के लिहाज से बाकी रियासतों के निस्बत जम्मू कश्मीर पीछे रह गया, और यही काम ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती, चलो इनको ये कैसे जरूरत हुई या कैसे सोच रहे हैं कि ये मिसाल उन्होंने दी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अकेला सूबा जो है वो बलूचिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान की तरक्की भी हमने देख ली है, जनूबी पंजाब की तरक्की भी देख ली है, अंदरूनी सिंध की तरक्की भी हमने देख ली, ये सारे पाकिस्तान का एक्चुअल हिस्सा है। वहां कौन सी तरक्की, वहां कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, जो अब इन्होंने वही दूध की नहरें बहानी है। लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं डॉक्टर साहब, जो मैं वैसे थोड़ा, आपने कहा था ना कहूँ आएंगे प्रोग्राम, ये कर मैं कुछ थोड़ी सी आधा घंटा स्टडी भी के, चलो यार कभी कभी स्टडी करके बैठना चाहिए। उसमें दो चार चीजें ऐसी थी कि अगर वाकई ये इसको सुबह बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये आएगी, जब सुबह एक्चुअली बन जाएगा कि जो वहाँ के कुदरती वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पर तो 100% अख्तियार वहाँ के अवाम का होगा, वहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट है उनका होगा। क्या पाकिस्तान वाले ये वसाइल का अख्तियार उन्हें दे देंगे? क्योंकि मैंने जहां तक सुना, मैं कभी गया तो नहीं, कि जहाँ से सुई गैस निकलती है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी या एक बड़ी होने के नाते बहुत बड़ी उसके रिसोर्सेज हैं, वहां के जो लोग हैं, सुई के रहने वाले लोग हैं, उनको वो सुई गैस वहां पर नहीं मिलती,
वो सारी पंजाब में लेके आ जाते हैं। तो क्या यही हाल हमारा गिलगित बल्तिस्तान का भी करें जब सूबा बना देंगे कि उनको रिसोर्सेज देंगे या नहीं देंगे? मैं इजाफा ये करना ये चाहता हूँ, एक मिनट के लिए। तो देखिए, ये नहीं सूबा इसलिए बना रहे हैं कि वसाइल को लूटा जाए, ठीक है ना। अब देखिए, जो आपने सुई गैस की बात की ना, तो मैंने एक पढ़े लिखे आज़ाद कश्मीर, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के आदमी से बात की। वो कहता है जी वो लोग बाप दादे से लकड़ी जलाया करते थे, अब भी जला लें तो क्या फर्क पड़ता है। तो यानी हमारे पास कौन सा क्या क्या कहते हैं उसके नेचुरल चूल्हे मौजूद थे जो हम जलाया करते, हम भी बाप दादा लकड़ी ही जलाया करते थे। मतलब ये कहने का है कि मैंने कहा भी कराची तक पहुंच गई है सुई गैस, उन लोगों को नहीं दी जा रही थी। जब वो एहतजाज करते हैं तो कहते हैं ये एजेंट हो गए या गद्दार हो गए हैं। तो मसला ये कहने का, मैं आपसे इत्फाक करता हूँ कि ये मसला वसाइल का है, मसला कंट्रोल का है, मसला स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का है, ठीक है ना। तो उसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप कुछ कह रहे थे, मजीद कहना चाहें तो आपने कुछ चलो मैं आप एक सवाल का क्विकली मैं जवाब दूं कि अगर जो सिर्फ वसायत का मसला है तो लूट तो पहले भी रहे हैं। पिछले 73 सालों से कौन सा उन्होंने हमें दिए हैं। आप नया अंदाज में क्या लूटेंगे, सुबह बना के फिर लूटने का क्या मकसद नजर आ रहा है। पर चलो उसकी तरफ नहीं जाते। अब दूसरा सवाल ये है कि वो लैंड अफसर जो वहां पर मौजूद हैं, जिस आजाद कश्मीर में मौजूद हैं, तो सुबह बन जाने से क्या वो पंजाबी और ये पख्तून और ये अपने कराची वाले ये जो लैंड ऑफिसर है वहां पर लगे हुए सबको सबको वापस भेज दिया जाएगा और वहां पर जो लोकल आबादी है उनमें से चुने जाएंगे या इनको फिर वहीं रहने दिए? अच्छा, जब आप हम लोग गए थे गिलगित 2010 में गए थे गालबन है। या आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, जब हमने एक आदमी से सवाल किया था तो उसने कहा था जी यहाँ की जो लोकल गिलगित की बात कर रहे थे, तो उसने कहा जो लोकल इकोनॉमी है ये यानी मेजोरिटी है पाकिस्तानियों के कंट्रोल में है। जी हाँ, जो बिल्कुल लोग यही कहा था उन्होंने। जो लोग यानी है ना, जो हमारा आर्टिकल है, क्या कहते हैं उसको, स्टेट सब्जेक्ट लॉ की वायलेशन करके वो लोग जो जी, वहां पर आबाद हुए, उनके स्टेट कंट्रोल, सब्जेक्ट। ठीक, स्टेट सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वो करें, स्टेट सब्जेक्ट की वायलेशन करें तो हम खामोश इख्तियार कर लेते हैं। स्टेट सब्जेक्ट की वायलेशन करने का हक किसी को भी नहीं है, लेकिन इंडिया करे, अभी अभी शुरू हुई है, उसके बाद शो में जा रहे हैं जो 1974 से हो रही है उसके बारे में खामोश है। तो इसको कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये मुनाफिकत है, ये बंद होनी चाहिए। वो साहब जिन्होंने जिसने स्टेट सब्जेक्ट दिया वो उनके नजदीक उसकी कोई औकात नहीं है, तो बाकी के देने वाले की औकात अगर नहीं है तो उनको खत्म करने वालों को जो मर्जी करते रहे, ये अपनी मर्जी अच्छा, है इनकी। एक मैं चीज थोड़ा सा इजाफा करना चाहूंगा कि इंडिया ने बिल्कुल ये कहा था कि यहाँ पर हम डेवलपमेंट करेंगे, कि पहले चूंकि करप्शन बहुत हो रही है वगैरह वगैरह, अपने अंदाज में डेवलपमेंट करेंगे, और दावे भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका ख्याल था उस तरीके से अभी तक कम से कम नजर नहीं आ रहा। कुछ डेवलपमेंट हुई है, अच्छा, लेकिन मैं साथ ये था उनका ये था कि टेररिज्म हो रही है, ठीक है जी। अच्छा, टेररिज्म अभी भी खत्म नहीं हुई। मेरी बात हुई है 2 हफ्ते पहले एक वेरी सीनियर जर्नलिस्ट के साथ। उसने कहा कि अभी हम्म। भी ये सूरत हाल है कि हम लोग जाति के साथ लिख नहीं सकते, नॉट बिकॉज ऑफ द आर्मी फियर। उसने कहा कि ये जो मिलिटेंट्स है उनके डर की वजह से कुछ नहीं कह सकते। तो दूसरा मसला भी खत्म हो गया, उसने ऐसे टेररिज्म खत्म नहीं हुई। तीसरी बात आती है, उन्होंने ये जवाब दिया था कि यहाँ पर खतरा स्पेशली लद्दाख वगैरह को भी चूंकि खतरा चाइनीज इनकर्शन का या वगैरह वगैरह, तो वो भी उसी तरह जा रही है, बल्कि चाइनीज इनकर्शन ज्यादा हो गई है, ठीक है जी। तो उस तरह से आपको उस बात में सपोर्ट करते हुए कह रहा हूँ। तो अब मसला ये है कहने का कि अनलेस आपको मुझे इस पर कहना चाहते हैं, आपने कुछ नोट बनाए हुए हैं, अगर ऐड करने फिर मुझे सवाल मैं कर। वैसे एक सवाल वो तो हैं चीजें जी, 4-5 चीजें और भी चेंज होनी है। सबसे पहले तो उन्होंने जो है ना इन रेवेन्यू का जो सिस्टम कस्टम एंड एक्साइज का वो डिपार्टमेंट वहां खोलना होगा, ताकि वो जो एक्साइज और ड्यूटी और टैक्स इकट्ठे किए जाते हैं वो लाहौर ना जाए, लाहौर से वापस उन्हें गिलगित बल्तिस्तान लाना पड़ेगा। लिहाजा वहां होगा तो फिर क्या मसला बनेगा इनका। और फिर हाई कोर्ट भी तो बाख्तियार हाई कोर्ट भी तो देनी पड़ेगी। आया ये इन चीजों के लिए ये तैयार है कि वैसे ही खान साहब को मजा आया उन्होंने उठ के ऐलान कर दिया इन सारी चीजों का। किस चीज का? बाकी सर जहां तक आप बात बता रहे थे कि तरक्की के लिए किसी मुल्क को वहां डेवलपमेंट के लिए तरक्की के लिए नीयत का ठीक होना और फिरनेस होना जरूरी होता है। वहां किसी को सूबा बनाना या पोकर के जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लेने से वहां तरक्की नहीं होती। 73 सालों में अगर गिलगित बल्तिस्तान को तरक्की जाती है जो उनके अपने रिसोर्सेज है ना, उनका 50% अभी अगर वहां पर इस्तेमाल होता तो वो जन्नत बन सकती थी। यानी वो इलाका हमारा माला माल है हर किस्म के रिसोर्सेज से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां 5% भी वहां नहीं खर्च किया गया। सारा का सारा उठा कर उसको ले आते हैं अपने पंजाब में या पाकिस्तान में लेके आ जाते हैं। तो
अब भी अगर वही करना है, सूबा बनाने के बाद भी अगर इनकी नीयत साफ नहीं हुई, तो देख रहे हैं कि कोई तरक्की वगैरह का कोई आसार मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। उसकी मतलब मिसालें जो हमने पहले दी हैं, आगे सारी मिसालें इसको मौजूद आगे हैं उसकी। इसको आगे मूव करते हैं। एक तो ये तो हो गया कि भाई इंडिया ने क्या किया, उस तरफ इस तरफ पाकिस्तान ने क्या किया। वैसे हम्म अनफॉर्चुनेट बात ये आती है कि मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं भाई, पिछले दिनों मैंने जो पाकिस्तान ने किया एक स्टेटमेंट इशू की है, वही पाकिस्तान ने क्या किया वगैरह वगैरह। हम्म तो जब मैंने इसको सोशल मीडिया पर लगाई तो एक आदमी ने कहा व्हाट अबाउट IOK, यानी इंडियन ऑक्यूपाइड का जिक्र नहीं किया आपने। बात वही है कि गिलगित की बात हो रही है तो उनको IOK का फिक्र है। ठीक है, मतलब ये कहने का कि जब भी पाकिस्तान के बारे में बात की जाए तो कुछ लोगों के पेट में मरोड़ उठ जाते हैं। तो मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ आपके भी, जो कुछ पाकिस्तान ने करना था वो किया, जो कुछ इंडिया ने करना था वो किया। इसमें हमारे जो लोग हैं, स्पेशली आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, उनका रोल क्या है, वो क्या कर रहे हैं। वो सुना है कि इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंसें वगैरह भी हुई हैं, जेक लेफ्ट भी गालबन उन्होंने कोई कॉन्फ्रेंस बुलाई है। इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ, जेकेएलएफ की बेसिकली दो दो कॉन्फ्रेंसेज हुई। एक तो उन्होंने यहाँ यूके में की है ना, जिस तरह हम कर रहे हैं, हम्म, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो जीबी के मतलब आई थी। उसमें भी माशाल्लाह ठीक है, काफी सारे अपने जेकेएलएफ के साथी तो उनको हमने तकरीरें सुनी। कोई 4-5 लोग दूसरी जमातों से थे, उन्होंने कुछ 2-2 3-3 मिनट, क्योंकि वो वक्त तो इतना ज्यादा नहीं था, मुख्तसर सी बात हुई कि क्या होना चाहिए, क्या करना ज्यादा चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सुना है कि ज्यादा स्पीकर जो है ना मेजबानों के थे, यानी जेक लेफ्ट के थे। हाँ, जेकेएलएफ के खासे माशाल्लाह स्पीकर थे। हाँ, मैं कम से कम मैंने एंजॉय किया उनकी स्पीचेस से। कुछ 6-7 थे गालबन। हैं जी। कितने, 6-7 कितने स्पीकर थे उनके? मेरे ख्याल में तकरीबन 7 के लगभग वो थे, 5 या 6 दूसरे स्पीकर थे, अच्छा 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 यानी अराउंड 50% जेकेएलएफ के अपने स्पीकर थे। अच्छा अच्छा। तो अच्छी तकरीरें हुई हैं। तो दूसरी मेरे ख्याल जो थी वो, चूंकि उधर इस्लामाबाद में हुई है, तो वहाँ मेरे ख्याल है ये जो कोविड वगैरह है, इससे कोई डर खौफ नहीं है, इसलिए तो वहाँ पे तो उन्होंने इस्लामाबाद होटल में की है। थोड़ी सी वजाहत करने के मतलब ये अगर मायना करें तो मैंने क्या जी। उसमें सारी जमातों को बुलाया गया था, या प्रो पाकिस्तान भी उसमें शामिल थे, या यानी तो मजहबी? मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी की तरफ हूँ। जहाँ जहाँ तक मुझे मेरी मालूमात का तल्लक है, मैं नहीं कह सकता कि 100% मेरी मालूमात दुरुस्त होंगी, लेकिन जिस तरह मुझे बताया गया उससे के मुताबिक मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ना कि जेकेएलएफ की दोस्ती में कोई बात कर रहा हूँ, ना जेकेएलएफ की दुश्मनी में कोई बात कर रहा हूँ। ये कॉन्फ्रेंस बेसिकली बुलाई गई है, जेकेएलएफ वालों ने बुलाई थी। और जेकाले वालों में जिन जिन जमातों को उन्होंने दिया, वो काफी सारी जमातें थी असल में, झूठ बोलने के जरूरत नहीं, जिनमें से आम जिनको मैं जिक्र करना या इंटरेस्टेड थी, उनमें से एक थी नैप वाले, जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी वाले। उनके चूंकि जो मरकजी सदर हैं वो उसमें मौजूद थे, उनकी तकरीर भी थी लगी हुई, लियाकत अय्याज साहब। याकत अयाद साहब। और ये खुद मुख्तारियों में यही एक थे, अच्छा। जो नजरिया खुद मुख्तार पे लिए होते हैं। बाकी जितने भी जमातें थी उनमें से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भी थी, बल्कि जो हमारे राजा साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, वो वहाँ पर मौजूद थे। बल्कि प्रिजाइड इनके जो कायम मकाम सदर हैं जेकेएलएफ के, जहूर साहब हैं गालबन, वो थे। और ये अब राजा साहब जो थे, ये मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ पर बिठाए गए थे। और पीपल पार्टी वाले थे, पीटीआई वाले नहीं आए, पता उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया या नहीं आए, क्या हुआ। उसके अलावा फ्रीडम मूवमेंट वाले बंदे 2-3 थे, जमात इस्लामी वाले थे, यानी जितने भी थे वो उसमें तकरीबन तकरीबन मेजॉरिटी जो है, वो मेजॉरिटी का बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो थी वो इलाके पाकिस्तान वाले थे। तो मुझे बड़ा पुराना एक वाकया याद है कि इन्होंने एक बार पहले भी वैसे एक अलायंस बनाया था, जिनकी सदारत मेरे ख्याल में सरदार अब्दुल कयूम साहब की थे, मुजाहिद अव्वल। और सेक्रेटरी जनरल अला जनरल नसीब के अमानुल्लाह साहब को, वो सेक्रेटरी जनरल थे उसके। आप वो कश्मीर वो भी लिबरेशन अलायंस अलायंस की में बात नहीं बना कर रहे? था। कश्मीर जी, लिबरेशन अलायंस। या बिल्कुल 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 यही यही अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वैसे मेरे ख्याल में आज भी वो मौजूद है, अगर उसको लाइव किया जा सके, क्योंकि उसको मेरे ख्याल में डिजॉल्व तो किया नहीं गया था। डिजॉल्व तो नहीं किया गया था। डिजॉल्व नहीं किया गया तो लीगली कोई भी आगे उसको आगे चला सकता है, उसका तो मसला नहीं है। तो तो उसके ये कुछ जनाब। उसके सदर साहब तो जैसे सरदार क्यूम साहब थे, और सेक्रेटरी जनरल मोहतरम अमानुल्लाह खान थे ना। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मुझे याद है। ये ऐसी बात नहीं है कि JK लेफ्ट जो है ना ज्यादा खुश रहती है प्रो पाकिस्तान जमातों के साथ।
यार आप लोग तो वैसे इल्जाम लगाते हैं, आप लोग तो ने बी टीम भी कह देते हैं किसी वक्त, ये मुझे तो नहीं ना पता इन चीजों का। और मैंने ए कहा है, हाँ, बी है। अच्छा बी टीम, अच्छा चलो ठीक है। तो बहरहाल ये जहां इंसान कंफर्टेबल रहे, ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कम से कम अच्छा कंफर्टेबल चलिए, होना चाहिए, उसका आउटकम क्या लड़ाई हुआ? झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। आउटकम क्या हुआ उसका? आउटकम का कोई पता नहीं है अभी। जहां तक मेरे शनीर में है कि भाई अलायंस बनी है एक, नहीं, जिसके उस अलायंस के जो सदर हैं या सरबराह हैं वो होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी सर, नई अलायंस बन गई, एक जरूरत थी और बना दी गई। पता नहीं टीम बनाई उन्होंने या अलायंस बनाई, लेकिन उसके सरबराह उन्होंने बना दिया है फारूक हैदर साहब को, और जनरल सेक्रेटरी मेरे ख्याल में रफीक दार साहब ने। बाकी बाकी ओहदे तकरीबन जेकेएलएफ वालों के पास ही है। तो अगर ये ओहदे वगैरह बनाए गए तो जाहिर है अलायंस ही होगी, और क्या हो सकता है ये। नहीं ज़रा का जो जो आदमी के इत्मीनान के हों उन्हीं को होते दिए जाते हैं, मसलन फारूक आदिल साहब को, रफीक डार साहब को। हम्म। चलिए। एक होता तो उनके पास है, एक उनके पास है। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जो हैरानगी की बात है ना, मेरे लिए, शायद आपको उसको को मजीद मालूमात हो कि ये कॉन्फ्रेंस अगर कराई है तो जाहिर है ये आज़ाद कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का जोन है, जो जोनल हेड वगैरह हैं, उन्होंने कराई होगी ना, जेकेएलएफ के जो चैप्टर है आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान का चैप्टर। अगर उन्होंने ये कराई है तो उसमें मुझे तौकीर गिलानी नजर नहीं आया, जो कि प्रेसिडेंट इसके और वेल आउटस्पोकन है असल में। बहुत अच्छी तकरीर में उनकी 4-5 तकरीरें सुनी तो मैं थोड़ा परेशान तो होता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, बहुत खूबसूरत बोलते हैं, बड़े जज्बात से बोलते हैं। लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी शायद, क्योंकि आगे भी एक बार कुछ मैंने सुना था किसी बार का लब हुई है कोई कॉन्फ्रेंस, तो उसमें उनको नहीं बुलाया गया था। तो मुझे नहीं समझ आती भाई इनका क्या मसला क्या है, उनको क्यों नहीं बुलाया गया उसमें, और वहाँ मौजूद इस क्यों नहीं थे मालूमात की वो। रोशनी में कि फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जे के एल एफ ने बनाई है ये कॉन्फ्रेंस? जोनल था ना, देखिए जोन का सरबराह जो है वो गिलानी साहब है, ठीक है जी, तोकीर गिलानी साहब। तो फिर ये भी हो हम्म। सकता है ना कि ये कॉन्फ्रेंस का इत्माम किसी और ने किया हो। पॉसिबल है, क्योंकि प्रिजाइड असल में वो तौकीर गिलानी साहब ने नहीं किया ना, क्योंकि वो उसमें तो मौजूद ही नहीं थे। तो वो तो जहूर साहब ने की है, जो मेरे ख्याल में वाइस चेयर हैं। असल में मेरा सवाल फिर वहाँ पर ही रहता है, भाई ये भी हो सकता है ना कि अ, इतने जो लोग आए प्रो पाकिस्तान और मजहबी जमातें भी आई हैं, तो एहतमाम किसी और ने किया हो, नाम जे के एल एफ का है, और फारूक आदिल साहब भी तशरीफ लाए एज मेहमान खुसूसी। और जो ओहदे हैं या जो भी कुछ बनी है चीज़ वो बनी है, उसमें भी एक तरफ फारूक आदिल साहब हैं, दूसरी तरफ रफीक डार साहब हैं। और इससे मुझे याद आया भाई, रफीक डार साहब को कोई मेडल भी दिया गया ना पाकिस्तान की तरफ से। हाँ वो भी सुना, सब पता नहीं खिदमत पाकिस्तान या क्या, ये कोई खिदमत पाकिस्तान का क्या नाम है उस मेडल का कुछ। इन्हीं पाकिस्तान की खिदमत करने के एजाज में दिया गया तो वो पिछले कई सालों से खिदमत ही कर रहे हैं, जब से मैं जानता हूँ उन्हें। है। मैं तो मैंने तो नहीं देखा किसी और की खिदमत करते हुए। अच्छा, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, चलो ठीक है, अल्लाह खुश रखे ने। माशाअल्लाह वो इस्लामाबाद रहते हैं तो वो खिदमत कर रहे हैं ना जनाब, उनके खिलाफ बोलते नहीं है, उनके ज्यादतियों को भी बर्दाश्त कर लिया जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये अलायंस सर, ये कुछ मुझे मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है कि भाई तौकीर साहब किधर थे। असल में तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाई इनका नाम इस्तेमाल हुआ, लेकिन नाम क्यों इस्तेमाल किया गया, इनको इसका क्या बेनिफिट होगा। असल पोलियो को दलाली में मुंह काला ही होता है, उसमें नाम तो नहीं होता कहीं भी। हाँ ये बात है। अच्छा ये जो देखिए ना, अगर नया अलायंस बनाने की मुझे जरूर समझ नहीं आ रही भाई, वहां पर दूसरा जो अलायंस है जिसके सरबराह जुल्फकार राजा साहब हैं, पीएनए। तो उसमें क्या खराबी थी? ये लोग उसी में शामिल हो जाते। सर उस लिहाज से अगर सोचा जाए तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जी तो करता है कह दें खुल के, लेकिन फिर सोचते हैं भाई गाली खाने का फायदा क्या होगा। कह दे कोई बात नहीं है, गालियां भी स्वाब का है, आप ना अच्छा, दें। गाली खाना स्वाब है। शर्त यह है कि आप ना गालियां दें। नहीं नहीं, मैं नहीं, मैं गाली से परहेज करता हूँ वैसे। अगर आप अच्छी कह बात नहीं कि मैं गालियां दूं, फिर माँ बाप अपने को मैं गालियों सुनूं उनसे। नहीं बिल्कुल। लेकिन अलायंस जितने भी बने हैं आज तक, कोई अलायंस अलायंस बनाने का जो मतलब ही निकल जाता है कि अलायंस बनते हैं तोड़ने के लिए।
जहां जहां तक जिस जिसको बेनिफिट होता है वो अलायंस के हिस्सा रहते हैं, जब उसका बेनिफिट खत्म हो जाता है वो अलायंस से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। ये भी हालांकि पीएनए भी एक किस्म का इन्होंने खत्म कर दिया, फिर भी उस अलायंस में जो जमातें अभी बाकी रहती हैं, मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो वो रहती है। सिर्फ दो मेरे ख्याल है जमातों ने पता नहीं ऐलान भी कर दिया या नहीं किया, लेकिन उनके एक्शन से ये पता चलता है कि वो दे आर नॉट मोर एनी मोर पार्ट ऑफ पीएनए। देखिए इसमें जब तक बढ़ से बढ़ यहाँ पर थोड़ा थोड़ा तजिया कर रहे हैं हम तो पूरे अकायद से वाकिफ नहीं है, तजिया सिर्फ तजिया कर रहे हैं। हम जो जो जिस चीज का हमें इल्म है उसी पे बात कर सकते हैं लियाकत ना। याद साहब भी पीएनए का हिस्सा हैं, जियो। और अगर पीएनए की मौजूदगी में अगर वो किसी दूसरे अलायंस का हिस्सा बनते हैं, अगर कोई बना अलायंस तो फिर इसका क्या मैसेज किया जाता है? लेकिन जहां तक मैंने सुना है, लेकिन मैं क्लियर नहीं किया है अभी तो हुआ, लेकिन उसमें लियाकत याद साहब या जो नैप वाले हैं, उन्होंने कोई ओहदा नहीं है उनके पास। हम्म, इसका मतलब है उनका जिक्र भी बाद में इतना ज्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि वो शायद चूंकि उनकी जो स्पीच थी ना वो भी राजा साहब को शायद पसंद ना आएगी, बड़ी यानी मेरे लिहाज से अच्छी तकरीर की उन्होंने, बातें अच्छी खूबसूरत बातें की। लियाकत लेकिन साहब। उनका है नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि शायद वो जो अलायंस से आगे बनाएगी वाकई अलायंस है, तो इसमें शायद लियाकत याद और उनकी जमात शामिल नहीं है। शामिल ना हो। शामिल नहीं है, मुझे मेरे मैं अपनी तौर पर कह सकता हूँ। हम्म, लेकिन जो इसमें बाकी JKLF वगैरह जो है डेफिनेटली हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अपनी भी है, नून लीग डेफिनेटली है, चूंकि उनके जो हैं सदर का वो नून लीग की तरफ से हैं। हम्म। तो इस तरह को खिचड़ी पकी हुई है, अल्लाह जाने क्या है ये। खिचड़ी तो आमतौर पर ये बीमार लोगों के लिए बनाई जाती है। अ, मैंने भी खिचड़ी बहुत खाई है अभी जो बीमारी के दौरान, मुझे पता है। तो नहीं तो क्या? आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब, ये सेहतमंद कौम है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, इनसे सही। बड़ी बीमार कौम आपको मिलेगी ही नहीं कहीं से। हम्म, जिन्हीं बीमारियों की अमाजगाह है ये कौम। ये ना होता तो हमें पिछले 73 साल से ये गुलामी की बदतरीन मिसालें हम पर गुजरी हैं, ये ना होती, हम कहीं ना कहीं अपना ठिकाना अपना फैसला कर चुके होते। अच्छा ये वो वाहिद कौम है जिसे गुलामी और आज़ादी के फर्क का एहसास ही नहीं है, अच्छे और बुरे का पता ही नहीं है, भाई का और दुश्मन का ऐसा कुछ फर्क इनको में नजर नहीं आता है। हर एक चीज पर जिसने पीछे पड़ना है एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं, दूसरे को उन्हें एहसास नहीं होता। तो किस किस तरीके से आप कहते हैं कि ये बीमार कौम नहीं हो सकती? अच्छा, अभी दूसरी तरफ ये कहा जाता है ना कि दुनिया की ज़हीन तरीन कौम है। इस पर मैंने लिखा भी था एक बार आर्टिकल भी, क्या भाई सचमुच ज़हीन है? वो जिस कौम को अभी तक ये नहीं पता चला है कि दोस्त कौन है, दुश्मन क्या है, कौन है, और मंजिल क्या है, हमारी किस तरफ जाना है, उसको कम से कम मैं तो ज़हीन तरीन कौम नहीं कह सकता। अच्छा, इसमें साथ ही सर जिन्हें एक जिन्होंने इसे इन कौम कहा था उन्होंने ये भी साथ कहा कि कौम में फरोख्तन से अज्जा फरोख्तन, यानी कौम है ये पूरी कौम की कौम बेच डालेगी कि इतनी आसानी और सस्ते भाव में बेची, लेकिन किसी ने उफ नहीं की। अच्छा, इसमें देखिए हमारा मसला ये बन जाता है कि कोई हम जब बात करते हैं और उसको जानने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए हमारे कुछ ना, ज़ुबैर अंसारी साहब के लफ्ज़ गौरव करता हूँ कि दानिश खोर आ जाते हैं। ठीक है? हम्म। कुछ ये समझते हैं कि फलां से लेकर फलां साल से लेकर फलां साल तक जो चीज़ थी वो ठीक थी, उसके बाद जो तहकीक है वो यानी दूध काला वाली बात है, या कवा जो है ना वो सफ़ेद हो गया है। देखिए मुस्लिम इन लोगों को ये समझ नहीं आती। फर्ज किया 1947 के कुछ वाकयात हैं, ठीक है? हम्म। कुछ लोगों ने उसको देखा, लोगों को मिले, इंटरव्यूज हुए, या कुछ लोगों ने किताबें लिखी, उससे मुस्तफीद हुए। जिन लोगों ने कुछ लोगों ने किताबें नहीं लिखी, बाद में अपने रिश्तेदारों को बताया, या मरने से बाद ये मरने के करीब जाकर उन्होंने किताबें लिखी। अगर फर्क क्या, एक आदमी जाकर 1970 में किताब लिखता है या 1980 में या 90 में लिखता है, तो क्या आप उस किताब को नहीं मानेंगे इसलिए कि उन्होंने यानी इन दानिशोरों के नज़दीक 1960 के बाद ये तहकीक का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं कल पढ़ रहा था एक यानी जगह पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ा कल मैंने, नहीं कल तक। मैं इससे तो कहता हूँ, हालांकि मेरी काफ़ी रिसर्च है इन मामला पर, मेरे लिए उसमें उस आर्टिकल में कई नई चीज़ें थी। अच्छा, आप ये हम्म। लिखने वाला आदमी जो है ना, ये रिटायर्ड जर्नल है। अच्छा, मैं कहूँ जी नहीं नहीं, क्योंकि मैंने जो तहकीक कर दी थी उसके बाद तहकीक का दरवाज़ा बंद है, 47 पर बात नहीं हम कर सकते, या किसी दूसरे पहलू पर हम बात नहीं कर सकते। ये लोगों को पता होना चाहिए। मसलन देखिए, ये जो है गुलाम साहब साहब थे जो फोत हो गए, पाकिस्तान के सदर रहे, उसके पास बेहद राज थे, लेकिन उसने किताब नहीं लिखी, इसलिए कौमी राज को अफशा नहीं करना चाहता था।
लेकिन फर्ज किया कि उसने अपने किसी भाई से, बीवी से, दोस्त से, बच्चे से कोई जिक्र कोई किया हो, वो बाद में कुछ लिखे जी भी देखें जी मेरे डैडी ने या मेरे अंकल ने या फूफा ने या खालू ने ये बात कही थी, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये बात अब झूठ हो गई है क्योंकि बाद में लिखी गई है। हमारे दानिशोर ऐसे हैं कि उनको समझाने की मुझे समझ नहीं आती भी क्या क्या कोशिश की जाए। और डॉक्टर साहब, तहकीक के दरवाजे, लिखने के दरवाजे ना कभी बंद हुए हैं ना हो सकते हैं। ये नहीं कि किताबें आज से 50 साल पहले लिखी गई, आज नहीं लिखी जा रही। एवरी डे किताबों का लिखने का, ठीक है शायद प्रिंटिंग में ना आती हूँ, अब कंप्यूटर में आ जाती हूँ या जिस तरीके से कापी हो जाए, लेकिन लिखने की तादाद और स्पीड पहले से बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो आज से 10 साल पहले थी तो वो आज से अब डबल स्पीड में किताबें लिखी जा रही है, तहकीक हो रही है, एनालिसिस हो रहे हैं, आरे बात का एनालिसिस होते हैं। हम ये जो बैठे हुए ये भी तो एनालिसिस कर रहे हैं, ये हमारी अक्ल और दानिश के मुताबिक है, हम क्या कह रहे हैं। अच्छा वैसे लेकिन हमें जो इल्म है, जो हमारे पास चीजें पढ़ी है हमने, जो हमारे पास सबूत है, हम उन्हीं की बिना पर गुफ्तगू यहाँ पर बैठे हुए कर रहे हैं। अच्छा मैं कम अज कम मुझे तो ना हिंदुस्तान से दुश्मनी है ना पाकिस्तान से दुश्मनी है, मुझे तो जो चीजें अपील करती हैं कि भाई ये सही हो सकती है उन पर मैं बात करता हूँ, नहीं तो मैं बात करता ही भी नहीं हूँ। अच्छा मैं आप एक बात ये भी नहीं आ रहा हूँ कि ये मेरे नेक्स्ट किसी आर्टिकल का हिस्सा बनेगी ये बात। मतलब गवादो पर देखें सी पैक पर मेरी 2 किताबें शाया हो चुकी हैं, ठीक है जी। जी हाँ। मैं किसी भी मसले में अपने आप को अक्ल कुल नहीं समझता। गवादुर पर मैंने काफ़ी लिखा उन किताबों में, और मैंने बलोच लीडरों से बातें की और वहाँ पर काफ़ी स्टडी की मैंने उसमें, ठीक है। मुझे ये पता था कि ग्वादर को जो है ना ये ओमान का हिस्सा था, और ये फिरोज खान नून ने खरीदा था इसको, ठीक है, उनसे ओमान से। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, ये भी अगेन परसों तरसों मैं किसी जगह पढ़ रहा था कि ओमान ने पाकिस्तान को ये ऑफर करने से पहले उन्होंने नेहरू को ऑफर की थी कि आप ये हमसे खरीद लें, ठीक है। और उसको सिर्फ $3 मिलियन की बात थी। नेहरू ने कहा था कि हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इस मुझे इल्म नहीं था। अच्छा फिर पाकिस्तान ने दुगनी प्राइस देकर ले लिया था इसको। अब फर्ज किया कि अगर नेहरू ये गलती ना करता और जो है ना गवादर इंडिया का हिस्सा बन जाता, अब देख लें कि पाकिस्तान के लिए कितनी परेशानी का बायस बनती हुई ये बात। जी। अब जो हमारे दानिशोर कहते हैं नहीं तहकीकत दरवाजा बंद हो गया है, ये आप इस पर बात नहीं कर सकते। जो मेरे मामे चाचे ने या किसी फूफा ने या किसी और ने बात कर दिया वो अर्फ आखिर है। जो सच्चे जो होते हैं ना दानिश्वर या रिसर्च करने वाले, वो किसी की चीज को भी अर्फ आखिर नहीं मानते। अब मुझे ये बताएं जी सारी चीजों के बाद ये वैसे बातें आ गई कि तहकीक का दरवाजा बंद नहीं होता। साथ में ये जी। कहना चाहूंगा कि मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पर एक अलायंस है जिसको हम कभी कभी 5 प्यारों का कहते हैं कि आप कंट्रोल कर रहे हैं इसको। तो आप लोगों की या यहाँ पर कश्मीरी लोगों की क्या हिकमत अमली है पाकिस्तान के इस ऑक्यूपेशन के खिलाफ? सर सच्ची गल पूछे तो उसका जवाब एक ही है। हम में भी कुछ कहते हैं, जो हम 5 प्यारे हैं उनमें भी कुछ कहते हैं कि भाई कोई कहता है कि हमारा सपोर्टिंग रोल है, कोई कहता है हमारा एक्टिव रोल है, हमारा रोल बड़ा होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी एक सोच है ना, हम किसी किसी सेंसर पर तो पहुंचे नहीं है। बाकी जहां तक हमारा कुछ करने का, भाई वो क्लियर बात है डॉक्टर साहब, करना सब कुछ शेर ने है, हमने क्या करना है। अच्छा अच्छा शेर कौन है? हम क्या कर सकते हैं, शोर शराबा कर सकते हैं, लेटर लिखे जा सकते हैं, सिफारती सपोर्ट हम कर, जिसको बंदूकें हमने ना उठानी है ना बंदूकें हमने लेके किसी को देनी है। वैसे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। ये सपोर्ट हमारी तरफ से है, और यही सपोर्टिंग रोल असल में सारी पूरे आजाद जम्मू एंड कश्मीर का बन रहा है, या इधर के या उधर का जो कुछ भी है ना, ये कुछ बन रहा है। यहाँ पर एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये नहीं, इस लफ्ज स्पोर्टिंग रोल पर भी मुझे कम से मुझे इतराज है, आपको पता नहीं है ये नहीं है। मुझे 100% एतराज है, बार बार एतराज है, स्पेशली जब स्पोर्टिंग रोल में ये आता है कि फाइनेंस आप अरेंज करें, बाकी हमारा काम है। अच्छा मुझे असल में पूछता था भाई कि हमने कोई एटीएम की मशीनें तो नहीं लगाई हुई हैं जहांगीर तरीन की तरह। अब हम जहांगीर तरीन तो नहीं है, उसने सही तो बात है। इसलिए लगाई थी एटीएम की मशीनें, उसने 10 गुना ज्यादा कमाना भी था उसमें से जो हाँ उन्होंने कमाया। उन्होंने शुक्र बेच कर पूरे कर लिए ना या दूसरे से जी बच हाँ। गए। अच्छा मुझे ये बताएं, मतलब जब ये कहा जाता है कि स्पोर्टिंग रोल है, इन्होंने फिर यही वही बात कहूंगा कि माजी की जो इस तरह वो यूज कर रहे हैं, वो उस वक्त की बात होती थी जब वहां पर एक्टिवली मिलिटेंसी चलती थी उन मुल्कों में। मसलन जी। अलजायर की जंग थी, ठीक है, या पैलेस्टाइन की जंग थी, पैलेस्टाइन में लोग बंदूक से लड़ रहे थे, तो जो बाहर जी। बैठे हुए थे फिलिस्तीनी उनका सपोर्टिंग रोल था। मुझे तो गिलगित में कोई ऐसी जंग नहीं नजर आ रही कि वहां पर लोग जंग लड़ रहे हैं और हमारा सपोर्टिंग रोल है।
उससे ज्यादा हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, वहां पर उनको शेड्यूल 4 लगा हुआ, वो तो बाहर भी नहीं जा सकते किसी जगह। अब बोले ना मंजूर परवानों को बोले ना उधर से आए गिलगित में आकर जाकर बात करें, उसको जाने नहीं देंगे। हम तो हर जगह जा सकते हैं ना। ना कश्मीर वालों को वहां पहले जाने दिएगा ना, अब जाने दिया जाता है। मतलब ये कहने का कि बनता है बेचारों का। अगर मसला अगर स्ट्रगल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक है, और जिसको आप 5th जनरेशन वॉर या हाइब्रिड वॉर कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारा बनता है। सपोर्टिव रोल उन लोगों को बनता है जिनके बारे में वहां पर उनके पास एक तो रिसोर्सेज नहीं है, दूसरा यह है कि उनके पास इतना नो हाउ नहीं होती जितनी हमारे पास है कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो फैसिलिटी भी नहीं है जी उनके पास। फैसिलिटीज नहीं है। कितने लोगों के पास लैपटॉप होंगे? लैपटॉप होंगे, कितने के पास जो होता है ना, नेट ही नहीं काम कर रहा होता। तो नेट का सिस्टम भी अजीबो गरीब है, वो इस्लामाबाद में काम नहीं प्रॉपर्ली कर रहा है, तो गिलगित में कहाँ जाकर बेचारा काम करेगा? फिर मतलब ये कहने का कि हमारा रोल उस सेंस में सपोर्टिंग नहीं है। वो भी वहां पर मुजाहरा करते हैं, हम ही यहाँ पर मुजाहरा करते हैं। एनीवे अब बात करके कंटिन्यू करें प्लीज। आप यहाँ के बारे में कह रहे थे भी क्या करना चाहिए हमें? यहाँ सर मेरे ख्याल में तो हमें फुल सपोर्ट जो है, जो भी पॉसिबल है। सबसे पहले तो हमारा काम यह होना चाहिए कि जितने भी हमारे यहाँ एमपीज हैं उनसे कम अज कम मिला जाए, उनको एक हकीकत बताई जाए। वो पार्ट जो पाकिस्तान अदा कर है, वो पार्ट हमें पाकिस्तान से वापस लेके अपने हाथों में, कश्मीरियों को अपने हाथों में लेके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ख्वाह वो यूनाइटेड नेशन हो, ख्वाह वो ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, जो भी हो, ये सारी चीजें हमें वहां जाकर उसका शोर शराबा करना चाहिए। ना कि यहाँ लड़ाइयाँ झगड़े करने से ये मसले हल नहीं होते, ये एक दूसरे को गालियां देने से मसले हल नहीं होते। जहां तक ह्यूमन राइट्स का तल्लक है, उसमें हम लोग हैं, चंद लोग हैं जो हम वहाँ रेगुलर बेसिस पे जिनेवा में इन चीजों के मतलब आवाज उठाते हैं कि ये ज्यादा हमारे साथ होते हैं, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इसी तरह जाकर यूनाइटेड नेशन में जो है वहां भी एक कदम हमें उठाना चाहिए। ये नहीं, जो काम आपने बड़े भाई से लिया है, बड़े भाई से रिक्वेस्ट करके वो चीजें वापस लेनी चाहिए, और वो कदम हमें खुद करने चाहिए। कोई जिस दर्द के साथ, जिस एहसास के साथ हम बात वो कर सकते हैं, वो बड़ा भाई नहीं कर सकता। कोई बड़े भाई को वो दर्द नहीं है जो तकलीफ हमें है असल में। ये बड़े भाई को इसे ये ना दरखास्त की जाए कि आप ये बड़ा भाई ना बने, ना हमारा वकील बने, ना हमारे सफीर बने। भाई हमें अपने मसाइल खुद हल करने दें। और आप वही बात होती है सर, जब मैं कह रहा हूँ कि उन्हें बड़े भाई से ये सारी चीजें लेके हमें खुद अपने हाथों में लेनी चाहिए, और दुनिया को मैं जाकर बताना चाहिए कि हमारे मसाइल क्या हैं। जी, बड़े भाई का रोल हमें खुद अदा करना चाहिए। अब बड़े भाई मेरे ख्याल वैसे भी मेरे हैं, थक गए हैं, थोड़े रेस्ट करने की उन्हें जरूरत होगी। अच्छा, एक बात भी टुवर्ड्स द एंड में बात को कंक्लूड करना चाहता हूँ इसको। भाई ये देखिए जी, जिस तरह भी है भाई उनके पास कितना इख्तियार है, कितनी ताकत है, इस पर बहस किए बगैर फारूक हैदर साहब जो हैं, ये इस वक्त सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है जी। तो बाज़ औक़ात वो बड़ी दिलेरी से भी बातें कर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि उन्होंने उस सिस्टम के अंदर रहना होता है। और जैसे कहा जाता है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं दी जा सकती। तो ये अच्छी बात नहीं होगी कि अगर फारूक हैदर साहब बरतानिया के दौरे पर आएँ, यहाँ पर लोगों को ब्रीफ करें, उसके बाद दूसरे मुल्क में जाएँ, लोगों को भी देखें क्या हो रहा है और हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। तो मेरे अपने ख्याल में उनको बाहर आना चाहिए। आप क्या कहते हैं? सर जरूर, हमें जो भी, मैं तो जाती तौर पर ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उनसे कि यहाँ लाएं, तशरीफ लाएं। यानी जितना काम वो कर सकते हैं ना, दुनिया को बावर करा सकते हैं हमारे से क्या क्या ज्यादती हो रही है, हमारे मसले असल में है कहीं हैं, शायद ही कोई और कर सकता हो। यानी क्योंकि उनका नाम तो है ना भाई, प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त आजाद कश्मीर के, नाम के ही सही बेचारे अख्तियारात हैं या नहीं, उनको छोड़ें। लेकिन दुनिया को क्या पता, ये तो पर्दे की बात है ना, अगर अख्तियार नहीं है तो रहने दें। और मैं इतना भी जरूर कहूंगा कि भाई राज साहब अगर यहाँ तशरीफ लाएं तो हम उनके रहने का, सहने का, यहाँ के अखराजात का, ट्रैवलिंग का, वो कश्मीरी यहाँ यार इतने मौजूद हैं, अपने वतन के खातिर इतनी कुर्बानी तो दे सकते हैं। हमारा रोल असल में ये बनता है कि वहां से ये तशरीफ लाएं यहाँ पे, और यहाँ से वो कंपेन प्रॉपर शुरू करें अपने वतन की आज़ादी के लिए, अपने वतन के जुर्म और सितम जो हो रहे हैं हम पे, उसके लिए, हमारे वतन के मुस्तकबिल के लिए। बल्कि वो वतन जिसको बांटा जा रहा है इस वक्त, काट काट कर खाया जा रहा है, उसके लिए अगर वो कुर्बानी दें तो हमसे जो कुर्बानी होगी हम इंशाअल्लाह राज साहब के लिए ऑफर करेंगे। अच्छा भट्ट साहब, ये जो कहा जाता है ना कि भाई राजा फारूक हैदर साहब के पास इख्तियारात नहीं है, मान लिया नहीं है, लेकिन जो इनसे पहले रहे उनके पास क्या इख्तियार थे? ये राजा फारूक हैदर के पास शायद। पास नहीं हाँ थे, जी। देवान से नहीं थे तो ये, ये फिर भी कम अज कम के जुलूस करके कुछ ना कुछ क्या ही देते हैं जिस मूड में आ जाए तो। कुछ मूड में आकर ना कोई बात ऐसी कर जाते हैं कि जो नेशनलिस्ट लोग करते हैं, तो उस लिहाज से क्रेडिट इनको देना चाहिए कि ये अंडर अंडर द प्रिवेलिंग सिस्टम जो
जो दबाव में शिकार रहते हैं लोग, इसके बावजूद वो उनको जो है ना कश्मीरी इज़्म जो है उनका है ना, कश्मीरियत हम्म, वो जाग पड़ती है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नहीं किया, लेकिन उनको पता नहीं आँखों को तारा बनाया हुआ लोगों ने, ठीक है? जी 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 उस बिल्कुल। केस में मैं समझता हूँ कि राजा फ़ारूक कादर साहब जो हैं, वो पहली बार भी यानी उन्होंने कुछ अच्छी बातें कही थी। अभी भी वो अच्छी बातें कह जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि नहीं, उन्होंने वहाँ पर कभी सर्वाइव कभी अच्छी करना है ना। बातें करते हैं, लेकिन सर ये देखें ना, उनकी मजबूरियां भी देखें, किस माहौल के अंदर वो काम कर रहे हैं, वो भी अगर हम सामने रखें तो बहुत बार उन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया। ये एक दो बार जब इमरान साहब वहाँ तशरीफ के ले गए तो उन्होंने बड़ी बाशगाफ अल्फाज में कहा। और फिर ये जब उन्होंने कहा था कि मैं इस शायद कश्मीर का आखिरी प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये भी बड़ी जुर्रत की बात होती है ऐसी बातें करनी। आम आदमी तो नहीं कर सकता। लेकिन उनको तकरीर दिखाई नहीं गई ना मीडिया पर, ये बात है। वो आप नवाज शरीफ की नहीं दिखाएगी तो मजनू नवाज की नहीं दिखाएगी, अशरफ की नहीं दिखाएगी, मौलाना फजल रहमान साहब की नहीं दिखाएगी, तो आप कमाल करते हैं, आप अपने प्राइम मिनिस्टर की तकरीरें सुनने का शौक रखते हैं जो। अच्छा चलें, ये व्हाट्सएप में मेरे ख्याल में असल में मुझे खांसी भी हो रही है। बिल्कुल जनाब, आप लें कोई दवाई शवाई लें, खांसी के लिए गला मैं क्लियर लेता करें। हूँ। सो नाइस ऑफ यू, बहुत आपने बड़ी शुक्रिया आपका जनाब कि आपने इस सेहत की खराबी के बावजूद ये वक्त निकाला। ये एक भी आम चीजें थी जो डिस्कस करनी जरूरी थी, जो हमने कर ली हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, अच्छी वज़ाहत की है। लेकिन ये टुवर्ड्स द एंड मैं अपनी तरफ से भी, और आपने तो खुद पहले कह दिया है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं राजा फ़ारूक कादर साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। ये देखें, 1 मिलियन के करीब तो बरतानिया में आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, ठीक है? बाकी ट्रू। यूरोप में भी काफ़ी हैं। और मेरे ख्याल में कि अगर वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ तो लोगों को यानी एजुकेट करें, उनको बताएँ कि क्या हो रहा है और व्हाट आर आवर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आर आवर लिमिटेशंस एंड व्हाट वी शुड डू। क्योंकि अल्टीमेटली यानी हो सकता है कि उन जो मालूमात उनके पास होंगे एज़ वज़ीर-ए-आज़म ऑफ द एरिया, वो शायद हमारे पास नहीं होंगी। उनके मसाइल जो हैं वो शायद हम पूरी तरह ना समझते होंगे। फिर कोई लाए अमल में बनाना चाहिए कि फॉर रीयूनिफिकेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हम क्या कर सकते हैं। इसी ट्रू। तरह जैसे कि आपने भी पहले कई बार कहा कि पहले कदम के तौर पर यह भी हो सकता है कि इस गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इकट्ठा कर दिया जाए। जी हाँ, ये बात भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल नहीं हो कि सकती है। इसको भी मुझे डर ये है कि हो सकता है कि पाकिस्तान के हुक्मरान कभी मुज़फ्फराबाद आए, कहें जी आपने इसको भी पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया। मूड की बात होती है ना जनाब, ये मूड की बात होती है। गिलगित में मूड था, उन्होंने बना दिया, कब था कश्मीर में मूड आए तो वैसे सुबह सुबह नहीं कोई बनाएगा, हमें ये पे हमारे खाम ख्याली है। हमें कोई पिंडी के हिसाब, कोई जेलम के हिसाब, कोई उधर आगे पीछे हिस्से बकरे ही होंगे हमारे। अल्लाह हम पर रहम करे। इसी पर ख़त्म करते हैं। अल्लाह रहम तो करे, बिल्कुल। तो नाइस ऑफ यू जनाब फॉर योर टाइम एंड थैंक यू जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो चलो फिर बात करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।